हेलो क्लास टेंथ के बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका स्कोप क्लासेस में। तो हम लोग पॉलिटिकल साइंस क्लास टेंथ का पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, पावर शेयरिंग, जिसका 2 वीडियो अपलोड हो चुका है। अगर आपने पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएं, आई बटन पे आपको उसका लिंक नज़र आ रहा होगा। आप प्लीज़ जाएं, पहले 2 वीडियो को अच्छी तरीके से समझें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियरिटी प्रॉपर बन पाए, और उसके बाद आप थर्ड लेक्चर को देखना स्टार्ट करें ताकि कंसेप्ट आपका बीच में डिसकंटिन्यू ना हो। राइट। तो पिछले 2 लेक्चर में हम लोग बात कर चुके थे श्रीलंका के बारे में, उसके एथनिक कंपोजिशन के बारे में, बेल्जियम के बारे में, बेल्जियम के एथनिक कंपोजिशन के बारे में, यानी दोनों कंट्री की जो डाइवर्सिटी थी उसको हम लोगों ने देखा, उसको हम लोगों ने समझा। उसके बाद किस तरह से श्रीलंका में पॉलिसी को लिया गया, बेल्जियम ने किस तरह के पॉलिसी को अपनाया ताकि वो डाइवर्सिटी को एकोमोडेट कर पाए। श्रीलंका में जहां हम लोगों ने मेजोरिटेरियनिज्म की पॉलिसी को देखा, वहीं पे बेल्जियम के अंदर हम लोगों ने ये देखा कि वहां के लीडर डेमोक्रेसी को प्रेफरेंस देते हुए इक्वल बेसिस पे पावर को डिवाइड किया। नाउ इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग तरह का जो फॉर्म है पावर शेयरिंग का वो क्या क्या है, यानी पावर को हम किस तरह से शेयर करते हैं। इस चीज को हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे, इस लेक्चर में देखेंगे। बेसिकली पावर शेयरिंग एंड आइडिया एसोसिएटेड विथ इट। ठीक है, पावर शेयरिंग और उसके साथ जो आइडियाज एसोसिएटेड हैं उसके बारे में हम लोग इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ऑल द पावर ऑफ द गवर्नमेंट मस्ट रिसाइड इन वन पर्सन और ग्रुप। ठीक है, नो आइडिया जो एसोसिएटेड है पावर शेयरिंग को लेके, उसमें एक आइडिया ये कहता है, ये पहले की आइडिया हुआ करती थी, आज जो डेमोक्रेसी है उसके अंदर ये आइडिया है ना धीरे 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 खत्म होती चली जा रही है। राइट। लेकिन पहले जो आइडियाज था पावर शेयरिंग को लेके वो ये बोलता था कि जो पावर होना चाहिए ना बच्चों, वो एक हैंड के अंदर, सिंगल हैंड में कंसंट्रेटेड होना चाहिए, एक बॉडी में कंसंट्रेटेड होना चाहिए। राइट। फॉर एग्जाम्पल हम लोग ने पहले लेक्चर में भी बात किया था कि पहले क्या हुआ करता था, एक राजा हुआ करता था और इस राजा के पास ही सारे पावर्स रिसाइड करती थी। फॉर एग्जाम्पल लेजिस्लेटिव पावर भी राजा के पास हुआ करता था, एग्जीक्यूटिव पावर भी राजा के पास हुआ करता था और जुडिशियल पावर भी राजा के पास हुआ करता था। तो इस कंडीशन के अंदर जो राजा है वो एक बहुत है ना पावरफुल अथॉरिटी की तरफ बिहेव करने लगता था। राइट। ये एक डिक्टेटर की तरफ बिहेव करने लगता था, जहां लॉ बनाने की भी शक्ति किसके पास है बच्चों? लॉ बनाने की भी शक्ति राजा के पास है। राइट। लॉ को लागू करने की भी शक्ति किसके पास है? लॉ को लागू करने की भी शक्ति राजा के पास है, और जस्टिस देने का भी ताकत राजा के पास है। तो ऐसे केस में राजा बहुत पावरफुल बॉडी बन गया। राइट। अगर राजा बहुत पावरफुल बॉडी बन गया तो वह अपना विल, ठीक है, अपने एस्पिरेशंस को लागू करना स्टार्ट कर देगा लोगों के ऊपर। अगर राजा अच्छा है तो लोगों के वेलफेयर में काम करेगा, अगर राजा अच्छा नहीं है तो वो फिर अपनी जनता को ही सप्रेस करेगा। गेटिंग द पॉइंट? इसलिए पहले यह माना जाता था कि पावर अगर एक जगह पे कंसंट्रेटेड है तो वो अच्छा है। क्यों अच्छा है बच्चों? क्योंकि ऐसे में क्या होता है, जो डिसीजन मेकिंग होता है बच्चों वो बहुत आसान हो जाता है, बहुत फास्ट हो जाता है। क्योंकि अगर राजा के पास, फॉर एग्जाम्पल अगर राजा के पास सारा पावर है तो राजा को किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि वो किस तरह का लॉ लेके आए, वो किस तरह से लॉ को लागू करे, वो किस तरह का पॉलिसी लेके आए लोगों के लिए, चाहे वो लोगों के वेलफेयर में हो या ना हो पॉलिसी, चाहे वो लॉ लोगों के वेलफेयर में हो या ना हो, लॉ जस्ट नेचर का हो या अनजस्ट नेचर का हो, राजा को इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती थी क्योंकि सारा पावर राजा के पास हुआ करता था। तो ऐसे में डिसीजन मेकिंग तो आसान हो जाता था। लेकिन वो डिसीजन कितना सही है और कितना गलत है इसका अनुमान तभी लग पाता था जब वो डिसीजन को राजा इंपोज करता था, लागू करता था, एग्जीक्यूट करता था, और जब लोगों के बीच उस डिसीजन का इंपैक्ट दिखता था तब समझ में आता था लोगों के कि वो उनके फेवर में था डिसीजन या राजा के फेवर में था डिसीजन। राइट। तो यस, इट इज ट्रू कि अगर पावर एक जगह कंसंट्रेटेड होगा डिसीजन मेकिंग क्विक होगा। राइट। तो पहले यही समझा जाता था कि जो सारा पावर है वो एक ही जगह पे रिसाइड करना चाहिए। दैट मीन्स सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। पावर को सेंट्रलाइज कर दो, एक ही जगह पे पावर को केंद्रित कर दो। राइट। लेकिन जब इमरजेंस हुआ डेमोक्रेसी का, राइट, डेमोक्रेसी का इमरजेंस के साथ ही ये जो कंसेप्ट था वो धीरे 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 क्या होने लगा बच्चों? ये धीरे धीरे चेंज होने लगा।
पीपल आर द सोर्स ऑफ ऑल पॉलिटिकल पावर। सारे पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन है डेमोक्रेसी के अंदर? हमेशा याद रखना, वो सोर्स कौन है? जनता है। वो सोर्स कौन है? जनता है। क्योंकि जनता के पास अधिकार होते हैं। कौन सा अधिकार होता है जनता के पास? राइट टू वोट। वोट करने का अधिकार है, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का अधिकार है। और डेमोक्रेसी के अंदर इलेक्शन होगा और इलेक्शन के दौरान लोगों के पास ये हथियार होगा, लोगों के पास ये पावर होगा कि वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। वो क्या करे? अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुने। तो सारे पॉलिटिकल पावर का सोर्स कौन हो जाता है डेमोक्रेसी के अंदर बच्चों? डेमोक्रेसी के अंदर सारे पॉलिटिकल पावर का जो सोर्स है वो लोग होते हैं। एवरीवन हैज द वॉइस इन शेपिंग द पब्लिक पॉलिसीज। हर किसी का वॉइस होता है पब्लिक पॉलिसी को शेप देने के लिए। जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी पॉलिसी लेके आती है ना। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना एक पॉलिसी है, उज्ज्वला योजना एक पॉलिसी है। तो गवर्नमेंट अलग अलग पॉलिसी लेके आती है और हर पॉलिसी के अंदर लोगों का वॉइस होता है। अगर लोगों का वॉइस डायरेक्ट नहीं है बच्चों तो लोगों का वॉइस इनडायरेक्ट है। रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के अंदर लोगों का जो वॉइस होता है वो रिप्रेजेंटेटिव के द्वारा रखा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, राइट। चाहे वो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली हो या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली हो, लोगों के रिप्रेजेंटेटिव लोगों के वॉइस को ले जाके वहां पे रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी डिजाइन होती है, उसके अकॉर्डिंग लॉ का फ्रेमिंग होता है। गेटिंग द पॉइंट? तो पब्लिक जो है बच्चों, पब्लिक इज ऑल पावरफुल इन द डेमोक्रेसी। एवरी डिसीजन, एवरी पब्लिक पॉलिसी और एवरी लॉ इज फॉर्मुलेटेड by the voice of the public, right? Political parties should be distributed. जो political party है should be distributed. sorry political power, right? Political power should be distributed. जो political power है वो distribute होना चाहिए between different organs of the government, right? Between different organs of the parliament, बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप इन द कंट्री, राइट। ये पॉलिटिकल पावर क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए, राइट। अगर हम लोकसभा की बात करें, अगर हम स्टेट असेंबली की बात करें, ठीक है, तो आप देखोगे कि यहाँ भी पावर का डिवीजन है, राइट। जो अलग अलग सोशल ग्रुप एग्जिस्ट करती है हमारे कंट्री के अंदर, वहाँ हम देखेंगे कि पावर को प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है ना। लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबली के अंदर सीट रिजर्व किए गए हैं किसके लिए? जो एससी कम्युनिटी से जो लोग बिलोंग करते हैं, जो एसटी कम्युनिटी से लोग बिलोंग करते हैं, उनके लिए सीट्स का रिजर्वेशन है। और हाल ही में वो 106th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वुमेन को 33% वुमेन के लिए सीट रिजर्व की गई हैं लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के अंदर, राइट। लेकिन अभी ये लागू नहीं हुआ है क्योंकि जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा, डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा पूरे सारे कंस्टिट्यूएंसी का, तब तक इसको लागू नहीं किया जा सकता, राइट। लेकिन 106th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू 33% सीट्स को रिजर्व कर दिया गया है महिलाओं के लिए, जिसके लिए महिलाएं बहुत दिनों से स्ट्रगल कर रही थी। गेटिंग द पॉइंट? सो द पॉलिटिकल पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो पॉलिटिकल पावर क्या होना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूटेड होना चाहिए। पॉलिटिकल पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके रखना है, राइट। नाउ देखो, इन द मॉडर्न डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग अरेंजमेंट कैन बी टेक मेनी फॉर्म। मॉडर्न डेमोक्रेसी के अंदर अगर हम लोग देखें तो जो पावर शेयरिंग का अरेंजमेंट है वो अलग अलग फॉर्म का है, ठीक है। अलग अलग तरीके से पावर को शेयर किया गया है। सबसे पहले अगर हम देखें, पावर इज शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पावर को शेयर किया जाता है गवर्नमेंट के अलग अलग ऑर्गन्स में, और अलग अलग गवर्नमेंट का जो ऑर्गन है वो अलग अलग काम के लिए, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल है। फॉर एग्जाम्पल, जो 3 ऑर्गन्स है, 3 ब्रांचेस है गवर्नमेंट की, वो कौन है? पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेटिव और तीसरा जुडिशियल ब्रांच। एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी, these are the 3 organs of the government, right? They coordinate among themselves, right? They use their own power which is allotted by our constitution. They work in coordination to run the country. Getting the point? So basically the power is shared between the executive body, the legislative body and the judicial body. Yes, this is what called the separation of power. The power is separated, right? The power is separated. This is called separation of power, coined by the French philosopher Montesquieu.
कि पावर को सेपरेट कर दो। अगर एक ही बॉडी में सारा पावर डाल दोगे तो बहुत ज़्यादा ऑथोरिटेटिव बन जाएगा। तो पावर को क्या करो, शेयर करो, ताकि हर ब्रांच जो गवर्नमेंट का है वो पावर को एंजॉय कर पाए। और हर ब्रांच के पास लिमिटेड पावर होना चाहिए। अनलिमिटेड पावर किसी भी ब्रांच को नहीं देना है गवर्नमेंट का, क्योंकि ऐसे में क्या होगा, वो ब्रांच मनमानी करने लगेगा, वो अपना विल इंपोज करने लगेगा, वो अपने एस्पिरेशन के लिए काम करेगा, राइट। तो पावर को क्या करो, शेयर कर दो, ताकि हर कोई पावर को एंजॉय कर पाए। जहां लेजिस्लेटिव बॉडी का काम होता है लॉ बनाने का, वहीं एग्जीक्यूटिव बॉडी का काम क्या होता है बच्चों, लॉ को इंप्लीमेंट करने का। तो लेजिस्लेटिव बॉडी सिर्फ लॉ बना सकती है, उसको इंप्लीमेंट नहीं कर सकती, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर सकती ग्राउंड लेवल पे, राइट। जो एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है वो लॉ को एग्जीक्यूट करती है, राइट। उसके बाद जुडिशियल बॉडी का काम क्या है कि लॉ जस्ट नेचर का है, लोगों के वेलफेयर में है या नहीं है। जुडिशियल रिव्यू एक पावर होता है जुडिशरी के पास, जुडिशियल रिव्यू के थ्रू वो लॉ को चेक करती है वेदर द लॉ इज जस्ट और अनजस्ट इन नेचर, राइट। ताकि वो लोगों का वेलफेयर करने के लिए है या सरकार के एस्पिरेशन को पूरा करने के लिए वो लॉ बनाया गया है। जुडिशरी का काम होता है जस्टिस प्रोवाइड करना। तो हर बॉडी का काम डिवाइड कर दिया गया है, हर बॉडी को अलग अलग काम दे दिए गए हैं, ताकि कोऑर्डिनेशन में सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से कंट्री को रन किया जा सके। अगर आप देखोगे बच्चों कि अगर हम शादी की बात करें तो शादी में क्या होता है, फूफा को अलग काम दे दिया जाता है, राइट। मामा को अलग काम दे दिया जाता है, ठीक है। मौसा को अलग काम दे दिया जाता है, ठीक है। मौसा को अलग काम दे दिया जाता है। फूफा को, फूफा आप लाइट का व्यवस्था देख लेना, ठीक है। मौसा जहाँ खाना बन रहा है ना वहाँ आप देख लेना। ये कारीगर लोग क्या होते हैं, ठीक है, कुछ कुछ सामान बचा लेते हैं, राइट। तो बड़ा ध्यान से देखना मामा वहाँ पे, राइट। मौसा आप क्या देख लेना, जो स्टेज बन रहा है मौसा वो वहाँ देख लेना प्रॉपर तरीके से काम हो रहा है कि नहीं। दिस इज व्हाट कॉल्ड डिवीजन ऑफ लेबर। और डिवीजन ऑफ लेबर इसलिए जरूरी है ताकि कोई भी चीज सही तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से फंक्शन कर पाए। तो शादी को अगर सही तरीके से निपटाना है तो ये ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है। और पावर को शेयर कर दिया गया, फूफा के पास अलग पावर है, मामा के पास अलग पावर है, मौसा के पास अलग पावर है। गेटिंग द पॉइंट। ठीक उसी तरह पावर को शेयर किया गया है 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, और ये 3 ऑर्गन किसी के पावर में इंटरफेयर नहीं कर सकता ना। अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ जो पावर शेयरिंग है बच्चा 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट में, ये हॉरिजेंटली जा रहा है। कैसा जा रहा है, हॉरिजेंटली जा रहा है। दिस इज व्हाट कॉल्ड हॉरिजेंटल शेयर ऑफ पावर। हॉरिजेंटल शेयरिंग बोलते हैं इसको। जब पावर को हॉरिजेंटली शेयर किया जाता है तो इसको क्या बोलते हैं, हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी पावर को हॉरिजेंटली डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। कोई भी बॉडी, कोई भी ब्रांच जो गवर्नमेंट का है वो किसी के सबऑर्डिनेट नहीं है, सब अपना अपना पावर को इंडिपेंडेंट तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, और इनका जो ज्यूरिडिक्शन है उसी ज्यूरिडिक्शन में काम करेंगे। ये अपने पावर को एक्सीड करके यूज नहीं कर सकते। और हर एक बॉडी क्या कर सकती है, दूसरे बॉडी को चेक एंड बैलेंस करेगी। तो सेपरेशन ऑफ पावर विथ चेक एंड बैलेंसेस को इंडिया में अडॉप्ट किया गया है, ताकि कोई भी बॉडी अनलिमिटेड पावर को यूज ना कर पाए, अपने ज्यूरिडिक्शन से बाहर निकल के पावर को यूज ना कर पाए। इसलिए चेक एंड बैलेंसेस का सिस्टम दिया गया है। गेटिंग द पॉइंट। तो सोचो कितनी ब्यूटीफुली तरीके से पावर को शेयर किया गया है। एंड दिस इज कॉल्ड व्हाट कॉल्ड द हॉरिजेंटल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, right? This is the topic, horizontal distribution of power. Such a separation ensure that none of the organ can exercise unlimited power. मैंने बताया भी, right? Each organ check the other organ, the principle of check and balances, right? हर organ एक दूसरे के को क्या करेगा, चेक करेगा और बैलेंस करेगा, ताकि कोई अपने पावर को मिसयूज ना करे, अपने पावर से ज़्यादा पावर यूज ना करे। This result इन द बैलेंस ऑफ पावर अमॉन्ग द वेरियस इंस्टीट्यूशन। और ये क्या करता है, एक बैलेंस ऑफ पावर को लेके आता है, पावर बैलेंस को लेके आता है गवर्नमेंट के अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर, राइट। चलो एक एग्जांपल देते हैं आपको, जिससे पता चलेगा कैसे एक बॉडी अपने पावर को एक्सीड करके यूज करती है। जैसे हमारे देश की जो जुडिशियरी है वो कभी काल लॉ मेकिंग का भी काम कर देती है ना, लॉ मेकिंग का भी काम कर देती है, लॉ भी बना देती है कभी कभी। दिस इज कॉल्ड जुडिशियल ओवररीच। इसको क्या बोला जाता है, जुडिशियल ओवररीच। यानी जुडिशियरी के पास जितना ताकत है उसको एक्सीड करके वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन का काम करने लगी। लॉ बनाना किसका काम है, लेजिस्लेटिव ब्रांच का, लेकिन जुडिशियरी भी कभी कल क्या कर देती है, लॉ बना देती है। और फिर वो लेजिस्लेटिव ऑर्गन को बोलती है कि आप इस टॉपिक पे, इस इशू पे प्रॉपर लॉ बनाइए।
तो इस चीज को जुडिशियल ओवररीच बोला जाता है। तो ये लेजिस्लेटिव बॉडी चेक कर सकती है किसको, जुडिशियल बॉडी को, कि आप ऐसा ना करें। गेटिंग द पॉइंट। नाउ आगे देखो, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंसेस के बारे में हम लोग बात किए कि एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को चेक और बैलेंस कर सकती है। नाउ दिस इज व्हाट कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी। यहां जो पिक्चर दिख रहा है बच्चों, इस पिक्चर के अंदर आपको पुलिसमैन दिख रहे होंगे। नाउ दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव। यहां टेम्पररी एग्जीक्यूटिव का पिक्चर नहीं है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में दो तरह के एग्जीक्यूटिव होते हैं, पहला परमानेंट एग्जीक्यूटिव और दूसरा टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। टेम्पररी एग्जीक्यूटिव किसको बोलते हैं बच्चों? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव वो बॉडी होती है जो टेम्पररी बेसिस पे एग्जीक्यूशन का काम करती है, जैसे पॉलिटिकल लीडर, जैसे एमएलएज हो गए, राइट, एमपीज हो गए, ठीक है, प्रेसिडेंट हो गए, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, है ना, प्राइम मिनिस्टर हो गए। ये क्या है? टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। ये 5 साल के लिए है मैक्सिमम। 5 साल के बाद फिर से ये बॉडी चेंज हो जाएगी, इलेक्शन होगा, फिर से ये बॉडी चेंज हो जाएगी। सो दीज आर कॉल्ड टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। लेकिन यहां जो पिक्चर देख रहे हो आप पुलिसमैन का, दे आर द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, जो एडमिनिस्ट्रेशन चलाता है हमारे देश का, जैसे, है ना, जैसे पुलिसमैन हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स हो गए, राइट, दे आर कॉल्ड द परमानेंट एग्जीक्यूटिव, क्योंकि एक बार ये जॉब में आ जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद ही ये एग्जीक्यूशन का काम छोड़ सकते हैं, नहीं तो ये लोग क्या है? परमानेंट एग्जीक्यूटिव, राइट। दूसरा आप बॉडी देख रहे हो, ये हमारा सुंदर सा पार्लियामेंट है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी है। दिस इज व्हाट कॉल्ड लेजिस्लेचर। ये हमारा पुराना बिल्डिंग है पार्लियामेंट का, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल लेजिस्लेटिव बॉडी, ठीक है। यहां पूरे देश के लिए कानून बनाया जाता है। एंड दिस इज जुडिशियरी, अगेन द वेरी ब्यूटीफुल पिक्चर, राइट, ऑफ आवर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, है ना, लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। गेटिंग द पॉइंट। सो दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, और इनके बीच जो पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है बच्चों, वो कैसा है? हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन है। नो, दूसरे तरह का डिस्ट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो पावर कैन बी शेयर अमॉन्ग द गवर्नमेंट ऑफ डिफरेंट लेवल। तो पावर शेयर किया गया है अलग अलग गवर्नमेंट का जो लेवल है हमारे कंट्री के अंदर, उस लेवल पे पावर को शेयर किया गया है ना। हमारे कंट्री के अंदर 3 लेवल पे गवर्नमेंट है। जो पहला लेवल है जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरे लेवल पे है स्टेट गवर्नमेंट, और तीसरे लेवल पे है कौन से बच्चों? लोकल गवर्नमेंट। इनके बीच भी पावर का डिवीजन है ना। डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को कहां मिलता है? डिवीजन ऑफ पावर आपको देखने को मिलता है शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। और इस पावर को किस तरह से डिवाइड किया गया है? लिस्ट बना के, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कनकरेंट लिस्ट। सेकेंड चैप्टर में इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे कि यूनियन लिस्ट के अंदर क्या है, स्टेट लिस्ट के अंदर क्या है। बेसिकली अलग अलग सब्जेक्ट्स हुआ करते हैं, राइट। और उन सब्जेक्ट पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उस पर स्टेट गवर्नमेंट, और कनकरेंट लिस्ट के अंदर जो सब्जेक्ट है उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड डिवीजन ऑफ पावर, द स्पिरिट ऑफ द फेडरलिज्म, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को अलग पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास अलग पावर है, और लोकल गवर्नमेंट के पास अलग पावर है हमारे कंट्री के अंदर। नाउ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पावर है बच्चों, वो कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिख दिया गया है शेड्यूल 7 के अंदर, राइट। स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया? अपने पावर को डाइल्यूट करके किसको दिया है? लोकल गवर्नमेंट को। तो यहां भी आप क्या देख रहे हो? शेयरिंग ऑफ पावर। लेकिन ये जो शेयरिंग ऑफ पावर है वो कैसा है? वर्टिकल। ये कैसा है? वर्टिकल, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। सो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। क्या बोलता है? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर या वर्टिकल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। ये कहां देखने को मिलता है? फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में, फेडरल स्ट्रक्चर में हमको ये चीज देखने को मिलता है। जनरली फेडरल स्ट्रक्चर में 2 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं। इन जनरल 2 टाइप के गवर्नमेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और दूसरा बच्चों स्टेट गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अलग अलग कंट्री में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है प्रोविंसेस को, राइट। नाउ इन फेडरल गवर्नमेंट पावर इज शेयर बिटवीन a general government for the entire country and the government at the provincial और regional level। तो फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम में क्या होता है? फेडरल पॉलिटी के अंदर क्या होता है बच्चों? जो पावर शेयर किया जाता है वो जनरल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, जो सेंट्रल लेवल पे काम करती है, जो पूरे कंट्री के लिए काम करती है, और जो गवर्नमेंट प्रोविंशियल लेवल पे होते हैं, जैसे इंडिया में स्टेट्स बोला जाता है, उस लेवल पे जो गवर्नमेंट काम कर रही होती है उनके बीच पावर को शेयर किया जाता है, राइट। सो दिस इज व्हाट कॉल्ड द वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। तो हर किसी को मौका मिल रहा है पावर को एंजॉय करने का। तो ऐसे केस में क्या होता है बच्चों? ऐसे केस में एलिनिएशन नहीं होता है,
ऐसे केस में जो हमारी कंट्री है उसको टूटने का डर नहीं होता है कि हमारी कंट्री टूट जाएगी, क्योंकि हर किसी को पावर एंजॉय करने का मौका मिल रहा है। गेटिंग द पॉइंट? नाउ अब पावर को शेयर किया जा सकता है किसके बीच? अमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। जो अलग अलग सोशल ग्रुप है हमारे कंट्री के अंदर, उनके बीच भी पावर को शेयर किया जाता है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करो तो इंडिया के अंदर हम लोग देखें बच्चों कि क्या है, वर्ण सिस्टम है। वर्ण सिस्टम है इंडिया के अंदर। कितने वर्ण है इंडिया के अंदर? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इसी वर्ण सिस्टम से क्या निकल के आया बच्चा? कास्ट सिस्टम निकल के आया। क्या निकल के आया? कास्ट सिस्टम निकल के आया। ठीक है। नाउ अगर आप देखोगे तो इंडिया में, ठीक है, सोशल ग्रुप, फॉर एग्जांपल ओबीसी, फॉर एग्जांपल एससी एसटी, फॉर एग्जांपल जनरल, तो ये लोग अलग अलग क्या है? ये लोग अलग अलग क्या है बच्चों? ये अलग अलग सोशल ग्रुप है एग्जांपल, राइट। उसके बाद ट्राइबल पीपल भी हैं, ट्राइब्स भी है इंडिया के अंदर। तो ये लोग अलग अलग सोशल ग्रुप्स हैं। लेकिन ज्यादातर पावर एंजॉय कौन करता है? ये ज्यादातर पावर कौन एंजॉय करता है? ये। और उसमें भी सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? इस कैटेगरी के पास, राइट। क्योंकि इस कैटेगरी और इस कैटेगरी को और इस कैटेगरी को शुरू से डिस्क्रिमिनेट किया गया है ना। अगर हम हिस्ट्री के अंदर जाएं तो ये जो कैटेगरी है इसको शुरुआत से डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ा है। तो ऐसे केस में क्या होता है, अगर ये शुरू से डिस्क्रिमिनेटेड सेक्शन है तो ये पावर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनका डोमिनेंस रहा नहीं कभी। जिसका डोमिनेंस होता है पावर को वही एंजॉय करता है। तो भैया अगर ये पावर को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, अगर इनको पावर शेयर नहीं किया जाएगा, तो इन फ्यूचर ये एलिनिएटेड फील करने लगेंगे और ये गवर्नमेंट के खिलाफ खड़े हो जाएंगे। इसके लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन डाला गया कि जो एससी और एसटी है उसके लिए सीट रिजर्व होगा। कहां? लोकसभा के अंदर और स्टेट असेंबलीज के अंदर, ताकि इनका भी रिप्रेजेंटेशन निकल के सामने आ पाए। गेटिंग द पॉइंट? तो इसी को बोल रहे हैं कि जो डिवीजन ऑफ पावर है अलग अलग सोशल ग्रुप के अंदर, वो भी जरूरी है ना। ग्रुप बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन एंड लैंग्वेज। सोशल ग्रुप किसको बोलते हैं? जो रिलीजन के बेसिस पे, जो लैंग्वेज के बेसिस पे, जो अलग अलग सोशल ग्रुप है हमारे कंट्री के अंदर, उस बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं कि भैया सोशल ग्रुप कौन सा है। रिलीजन के बेसिस पे देखो, अलग अलग रिलीजन हमारे कंट्री के अंदर, हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, क्रिश्चियन हैं, सॉरी ईसाई क्रिश्चियन, राइट, बौद्धिस्ट हैं, जैन हैं। लिंग्विस्टिक बेसिस पे भी डिफरेंसेस है हमारे कंट्री के अंदर। तो ये लोग अलग अलग जो सोशल ग्रुप हमारे कंट्री के अंदर फॉर्म हो रहे हैं, अगर उनके बीच पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए तो फिर हमारे कंट्री के अंदर डिसइंटीग्रेशन का जो सिचुएशन है वो अराइज होने लगेगा, राइट। नाउ कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बेल्जियम के अंदर जो कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाया गया वो बहुत अच्छा एग्जाम्पल है किसका? एक सोशल ग्रुप जिसको पावर शेयर किया गया है। एग्जाम्पल ऑफ दिस अरेंजमेंट, इस अरेंजमेंट का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इन सम कंट्री देयर आर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल अरेंजमेंट वेयर बाय सोशली वीकर सेक्शन एंड वुमेन आर रिप्रेजेंटेड इन लेजिस्लेचर एंड एडमिनिस्ट्रेशन। देखो, कुछ कंट्री के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है, लीगल अरेंजमेंट है, जिसके थ्रू सोशली वीकर सेक्शन को रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाता है, रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है। वहीं वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड किया जाता है। कहाँ बच्चों? लेजिस्लेचर के अंदर। अभी हमने बात किया कि जो एससी और एसटी कम्युनिटी है उनके लिए सीट रिजर्व है। कहाँ? लोकसभा और स्टेट असेंबली में। उसी तरह अभी हम लोग कुछ देर पहले बात किया 106th अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू वुमेन को, है ना, विमेन को के लिए 33% सीट रिजर्व हो चुका है। कहां? लोकसभा और स्टेट असेंबली के अंदर। इससे पहले वुमेन के लिए सीट कहां रिजर्व था बच्चों? इससे पहले वुमेन के लिए सीट रिजर्व था कहां? लोकल गवर्नमेंट में। कहां? लोकल गवर्नमेंट में, पंचायती राज और म्युनिसिपैलिटी में। एटलीस्ट 1/3 ऑफ द सीट जो है वो वुमेन के लिए रिजर्व होता था। एटलीस्ट का बात किया जा रहा है, कम से कम 1/3 सीट तो रिजर्व करना ही करना है। अगर बिहार की बात करें तो हाफ ऑफ द सीट्स जो हैं लोकल गवर्नमेंट में वो वुमेन के लिए रिजर्व होती हैं। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस इज व्हाट कॉल्ड कि सोशल ग्रुप के अंदर भी हमको क्या करना पड़ेगा बच्चों? सोशल ग्रुप के अंदर भी पावर को शेयर करना पड़ेगा, ताकि ये सोशल ग्रुप अच्छी तरह से एकोमोडेट होके हमारे कंट्री के अंदर रह पाए। नाउ एडवांटेज ऑफ शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन डिफरेंट सोशल ग्रुप। अब इसका एडवांटेज क्या होगा, इसका फायदा क्या होगा जब पावर को शेयर किया जाएगा अलग अलग सोशल ग्रुप के बीच?
This type of arrangement is meant to give space in the government and administration to diverse social group who otherwise would feel alienated from the government. Now ये जो arrangement है बच्चों, ये क्या करेगा, ये गवर्नमेंट के अंदर एक है ना पोजीशन क्रिएट करेगा, किसके लिए, अलग अलग सोशल ग्रुप के लिए, ताकि वो भी गवर्नमेंट का हिस्सा बन पाए, वो भी पावर को एंजॉय कर पाए। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब उनको लगने लगेगा कि हम मतलब बाद बाकी लोगों से अलग हैं, हमको पावर नहीं दिया जा रहा है, हमको छोटा समझा जा रहा है, हमको डिस्क्रिमिनेट किया जा रहा है, तो धीरे धीरे ये एलिनिएटेड फील करने लगेंगे, किससे, गवर्नमेंट से। इसलिए जो डाइवर्स सोशल ग्रुप है हमारे कंट्री के अंदर या किसी भी कंट्री के अंदर, उनके बीच पावर शेयरिंग होना चाहिए, ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आ जाए कि वी आर द पार्ट ऑफ द कंट्री एंड वी हैव टू लिव यूनाइटेड, है ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात हम लोग करते हैं। तो उसको फुलफिल कौन करेगा, यही चीज, यही अरेंजमेंट फुलफिल करेगा इस चीज को, राइट। दिस मेथड इज यूज टू गिव माइनॉरिटी कम्युनिटी अ फेयर शेयर इन द पावर। और ये जो मेथड है वो क्या करेगा, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, चाहे वो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो, है ना, या रिलीजियस माइनॉरिटी हो, लैंग्वेज के बेसिस पे माइनॉरिटी हो या रिलीजन के बेसिस पे माइनॉरिटी हो, उनको एक फेयर चांस देगा इसमें, पावर शेयरिंग में, यानी उनको भी पावर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। देखो इसी का नतीजा निकल के आया ना, पार्टीशन। जो भारत का पार्टीशन हुआ उसमें मुसलमानों को यही डर था कि हम लोग माइनॉरिटी हैं कंट्री के अंदर और हिंदू जो है मेजोरिटी है कंट्री के अंदर। अगर हम हिंदू डोमिनेंट कंट्री में रहेंगे तो हमको पावर एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा, हम पावर में कभी आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि हमेशा हिंदू की ही डोमिनेंस रहेगी, तो हिंदू की ही सरकार रहेगी, तो मुस्लिम को फिर मुस्लिम के एस्पिरेशन, मुस्लिम का जो विल है वो फुलफिल नहीं हो पाएगा। इसलिए पाकिस्तान का डिमांड हुआ, है ना, वन ऑफ द पॉलिटिकल रीजन ये रहा पाकिस्तान के डिमांड के पीछे, क्योंकि जो पाकिस्तान के लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, वो समझते थे कि जो माइनॉरिटी है हमारे कंट्री के अंदर, मुस्लिम माइनॉरिटी, उनको मौका नहीं मिलेगा। पर क्या ये 100% सही था या गलत था? आप जब कांग्रेस पार्टी को देखिएगा आज़ादी से पहले या आज़ादी के बाद, तो उसमें बहुत सारे मुस्लिम लीडर थे, उनको मौका मिला था, उनको पावर में आने का मौका मिला था। तो ये चीज़ हमेशा सही नहीं होता, लेकिन फिर भी इनकी जो थिंकिंग थी वो थिंकिंग थी, अगर ये ऐसा सोच रहे थे तो ऐसा सोच रहे थे, तो उनके बीच भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन अगर प्रॉपर तरीके से पहले ही कर दिया जाता तो शायद आज हमारा देश नहीं टूटता। क्योंकि जिन्ना की भी चाहत थी कि वो देश के प्रधानमंत्री बने, उधर जवाहरलाल नेहरू की भी चाहत थी कि देश के प्रधानमंत्री बने वो, राइट। और यहीं पे कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया, किसको प्रधानमंत्री बनना चाहिए, किसके पास पावर होना चाहिए, राइट। तो ऐसे बहुत सारे कारण सामने निकल के आए जिसके कारण हमारे देश को पार्टीशन का सामना करना पड़ा, एक ऐसे दर्द से गुजरना पड़ा जिस दर्द को आज हम लोग फील नहीं कर सकते हैं। तो किसका नतीजा था? क्योंकि उस टाइम पे पावर को सही तरीके से शेयर नहीं किया गया, जो लीडर्स थे, जो पॉलिटिकल लीडर्स थे कंट्री के, वो सही तरीके से सिचुएशन को समझ नहीं पाए, राइट, जिसके कारण हमको एक पेनफुल, है ना, एक पेनफुल जर्नी से गुजरना पड़ा था, राइट। Now, power sharing can be shared by political party, pressure group and movements. ये जो पावर शेयरिंग है वो किसके बीच होना चाहिए? अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि अगर डेमोक्रेसी है तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी होगी, जैसे इंडिया में मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है, राइट। तो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी है, अगर सारे पॉलिटिकल पार्टी के पास ये चांस ना रहे कि वो इलेक्शन जीत के पावर को होल्ड कर सकती है, तो फिर भैया वहाँ डेमोक्रेसी एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट। अगर आप देखो यूएसएसआर को, तो यूएसएसआर में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी वो सिंगल पॉलिटिकल पार्टी थी, हमेशा उसी की सरकार बननी है, तो क्या वो ट्रू डेमोक्रेसी था? तो आंसर इज नो। तो जो पॉलिटिकल पार्टी है, अगर कंट्री मल्टी पार्टी सिस्टम पे काम कर रही है या 2 पार्टी सिस्टम पे काम कर रही है, तो दोनों पार्टी के पास फेयर चांसेस होने चाहिए कि अगले इलेक्शन में उनकी जीत हो और वो पावर को होल्ड कर पाए। यानी एक ही गवर्नमेंट अगर लगातार चलता रहेगा किसी भी डेमोक्रेसी के अंदर, तो डेमोक्रेसी फिर वहां एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो एक फेयर चांस दूसरे पार्टी के पास भी होना चाहिए। तो पॉलिटिकल पार्टी के बीच भी पावर को शेयर करना है। जो प्रेशर ग्रुप है, जो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, गवर्नमेंट कोई गलत काम कर रहा है या गवर्नमेंट कोई गलत इनिशिएटिव लेके आ गया, गवर्नमेंट कोई गलत पॉलिसी लेके आ गया जो लोगों के वेलफेयर में नहीं है, गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ लेके आ गया जो अनजस्ट है, तो ये प्रेशर ग्रुप क्या करता है? गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट करता है कि वो अपने डिसीजन को वापस ले। तो प्रेशर ग्रुप के पास अगर पावर्स नहीं होंगे तो ट्रू डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश करना कंट्री के अंदर, इसकी चांसेस कम हो जाएगी। उसके बाद जो अलग अलग मूवमेंट्स हैं,
राइट। इस मूवमेंट्स को भी क्या होना चाहिए, उस मूवमेंट्स के पास भी पावर होना चाहिए, तभी वो मूवमेंट सक्सेसफुल होगा, राइट। डेमोक्रेसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टी होता है जिसके बीच कंपटीशन होता है ना, इलेक्शन के दौरान। और ये कंपटीशन फेयर होना चाहिए, इलेक्शन फ्री एंड फेयर होना चाहिए, ताकि सारे पॉलिटिकल पार्टी को ये चांस बन पाए कि वो अगला इलेक्शन जीत के पावर में आ पाए। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में हम इस चैप्टर का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एमसीक्यू डिस्कस करेंगे ताकि आप लोग जो एग्ज़ाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओ। और ये उम्मीद करते हैं कि अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो स्कोप क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कीजिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए, ताकि बेहतरीन से बेहतरीन लेक्चर हम लोग आपके लिए ला पाएँ और फ्री ऑफ कॉस्ट ला पाएँ, राइट। तो इसको जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं आप शेयर कीजिए और हम लोग को एक मोटिवेशन दीजिए। आज के लिए बहुत बहुत थैंक यू कि आप लोग जुड़े रहें, बहुत बहुत आभार आपका कि आप लोग जुड़े रहें, और इसी तरीके से स्कोप क्लासेस को प्यार देते रहिए और हम लोगों का मोटिवेशन को बढ़ाते रहिए, ताकि हम लोग आपके लिए जोर शोर से काम कर पाएँ। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टेक केयर।